नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देख रहे थे। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे और इसके साथ ही सल्तनत काल के स्थापत्य एवं कला को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था ये दक्षिण भारत में था और इस पे जो है चार वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से चार वंश थे? तो ये संगम वंश था, उसके बाद सालू वंश आता है, उसके बाद तुलु वंश आता है और अराविडु वंश आता है। तो क्या क्रम रहता है? सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद अराविडु वंश। तो ये क्रम आप याद रखें। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? संगम, फिर सालू, फिर तुलु और फिर अराविडु वंश। इसके बाद देखिए, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? ये हरिहर और बुक्का माने जाते हैं। तो कौन थे ये संस्थापक इसके? हरिहर और बुक्का। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। इसी प्रकार सालू वंश के संस्थापक कौन थे? ये नरसिंह सालू थे। कौन थे? ये नरसिंह सालू थे। और तुलु वंश में देखिए क्या करना है आपको, ये वीर नरसिंह थे। तो ये नरसिंह सालू के आगे आपको क्या वीर नरसिंह लगा दीजिए, सालू हटा दीजिए। तो ये तुलु वंश के संस्थापक थे। अराविडु वंश के संस्थापक कौन थे? ये तिरुमल थे। कौन थे? तिरुमल। इसके बाद एक एक वंश को क्रम से देख लेते हैं। देखिए, संगम वंश। संगम वंश को देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का ने किया हुआ था। हरिहर बुक्का के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे लोग। तो हरिहर बुक्का, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको क्या किया था? पराजित कर दिया था, तो उसके दबाव में लोग क्या किए थे? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। लेकिन संत विद्यारण्य के प्रभाव से इन्होंने क्या किया? पुनः हिंदू धर्म में वापसी की। शिक्षा किससे इनको मिली थी? तो एक तो गुरु यही थे, संत विद्यारण्य, या इनके गुरु थे गुरु विद्यारण्य। और दूसरे थे भाष्यकार साय। इन लोगों से इन्होंने क्या किया था? हरिहर बुक्का ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद देखिए, संगम वंश पे द्वितीय जो शासक इसके आते हैं, इसके बाद जो है हरिहर द्वितीय। ये बुक्का के पुत्र थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची की इन्होंने क्या किया था? विजय किया था हरिहर द्वितीय ने। ये 1377 से 1404 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया हुआ था। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। तो इनकी बड़ी सफलता ये भी थी कि श्रीलंका के राजा से इन्होंने क्या किया था? राजस्व वसूला था। और इससे भी बड़ी सफलता इनकी क्या थी? बहमनी साम्राज्य से इन्होंने क्या किया था? बेलगांव और गोवा को छीना हुआ था। और ये शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। इसके बाद देखिए, सालू वंश आता है। कौन सा वंश आता है? सालू वंश। हम लोग पढ़े थे कि संगम वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? सालू वंश। और सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने की थी। 1485 ईस्वी में इन्होंने से शासन किया था और 1490 ईस्वी तक शासन किया हुआ था। कि इनका जो शासन था वो 5 साल का ही था। तो संगम वंश के जो अंतिम शासक को हटाकर इन्होंने क्या किया था? नरसिंह सालू शासक बने थे और सालू वंश की स्थापना की थी। इनके पुत्र थे इमाड़ी नरसिंह। नरसिंह सालू के पुत्र कौन थे? इमाड़ नरसिंह। ये नरसिंह सालू का पुत्र था। इनको हटा के वीर नरसिंह ने क्या किया? हटा दिया इनको और फिर तुलु वंश की स्थापना किया था। तो अब हम लोग तुलु वंश को देख लेते हैं। तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? ये वीर नरसिंह थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1509 ईस्वी में। इन्हीं के उत्तराधिकारी थे राजा कृष्णदेव राय। इनके उत्तराधिकारी, वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? कृष्णदेव राय। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य में के प्रतापी राजाओं में से एक थे। इनका बहुत नाम है, इनके बारे में हम लोग अभी विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। कृष्णदेव राय जो है 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन करते हैं। कब से कब तक करते हैं? ये 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद गोलकुंडा का युद्ध, इन्होंने क्या है? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। तो इसमें इन्होंने कुली कुतुब शाह को पराजित कर दिया था। शासन काल अगर देखा जाए तो साहित्य का इनका क्लासिकल युग माना जाता है और तेलुगु साहित्य का तो स्वर्णकाल युग माना जाता है। कृष्णदेव राय का जो शासन काल था ये तेलुगु साहित्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता था। तेलुगु के 8 महान विद्वानों एवं कवियों, जिनको कि अष्टदिग्गज बोला जाता था, को इन्होंने क्या किया था? संरक्षण दिया था। देखिए, तेलुगु साहित्य जो है ये सबसे ज्यादा अगर विकसित हुआ था तो कृष्णदेव राय के शासन काल में हुआ था। इसके बाद फिर आप देखिएगा, कृष्णदेव राय के अन्य उपलब्धियों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, शासनकाल इनका क्या है? क्लासिकी युग माना जाता है साहित्य के लिए। उत्कृष्ट कवि और लेखक ये स्वयं थे राजा कृष्णदेव राय। इन्होंने रचना की थी, किसकी रचना की थी? एक ग्रंथ की रचना की थी, इसका नाम था आमुक्त माल्यद। क्या था? आमुक्त माल्यद। स्थापना किसकी की थी? नागलपुर नगर के स्थायी ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ था। नागलपुर नगर की स्थापना कौन किया था? तो ये राजा कृष्णदेव राय ने किया था। मंदिर निर्माण भी इन्होंने कराया था। एक विठल स्वामी का मंदिर कराया था और हजारा मंदिर इन्होंने निर्माण कराया था। विदेशी यात्री डोंगो या पायस जो है, विदेशी यात्री इनके शासनकाल में आए थे। युद्ध इन्होंने
कुली कुतुब शाह से किया था। गोलकुंडा के शासक थे कुली कुतुब शाह, और इसको कुली कुतुब शाह को इन्होंने क्या किया था, पराजित कर दिया था। इन्होंने उपाधि धारण की थी आंध्र भोज, इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है। और संरक्षक किसके थे, अष्ट दिग्गजों के ये संरक्षक भी थे। इसके बाद आप देखेंगे संगम विजयनगर साम्राज्य पे अराविडु वंश का शासन आता है। तो सदाशिव था जो है, ये सदाशिव तुलु वंश का शासक था। इसको अप, अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना होती है। और 1570 ईस्वी में कौन स्थापना करता है अराविडु वंश की, ये तिरुमल द्वारा किया जाता है। इसके बाद वेंकट द्वितीय इसी अराविडु वंश का शासक था। ये जो है राजा वोडियार का समकालीन था। और चंद्रगिरी इस समय किसका मुख्यालय था, अराविडु वंश जब शासन कर रहा था तो चंद्रगिरी मुख्यालय था जो है। इसके बाद देखिए शिष्ट या राय रेखा। शिष्ट या राय रेखा एक शब्द आता है, तो ये क्या था, ये विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, ये शिष्ट या राय रेखा। अठवाने या अस्थवने, अठावने या अस्थवने, इसको देखिएगा, ये केंद्रीय राजस्व विभाग था ये। तो केंद्रीय राजस्व विभाग जो विजयनगर साम्राज्य का, उसको क्या बोलते थे, अठावने या अस्थवने, ये पूछा जा सकता है। हम्पी देखिए क्या है, विजयनगर साम्राज्य की क्या प्राचीन राजधानी थी हम्पी जो है। और विश्व विरासत स्थल इसमें जो है, इसमें हम्पी जो है इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। और यहीं पे क्या है, विरूपाक्ष मंदिर भी है। इसके बाद देखिए एक मशहूर युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में उस टाइम पे, ये तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। तो मशहूर युद्ध क्यों था, इसको बोलते हैं मशहूर युद्ध था ये तालीकोटा का युद्ध। और इसमें देखिए 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेना बनाम विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये चार जो साम्राज्य थे या राज्य थे, इनकी जो है संयुक्त सेनाएं लड़ी थी विजयनगर के खिलाफ। और ये भी ध्यान रखना कि बरार उस टाइम पे वहां राज्य था, तो बरार जो है संयुक्त सेना में शामिल नहीं हुआ था। फरिश्ता के अनुसार युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, तो ये तालीकोटा का युद्ध इसीलिए इसको बोलते हैं। जबकि वास्तविक युद्ध क्षेत्र क्या था, राजसी एवं तांगड़ी ग्रामों के मध्य वास्तविक युद्ध क्षेत्र जो है, वास्तविक जो क्षेत्र है राजसी तांगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित था तालीकोटा का। इस टाइम देखिए तत्कालीन विजयनगर का शासक कौन था, तो ये सदाशिव राय था, सदाशिव राय। और वास्तविक शक्ति जो किसके हाथ में थी, मंत्री राम राय के हाथों में थी। हुसैन निजाम शाह ने क्या किया था, स्वयं राम राय का वध किया था इस युद्ध में। मतलब विजयनगर की इसमें क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इसके बाद देखिए सल्तनत कालीन जो विभिन्न वंश थे उनकी कालावधि और प्रशासनिक विभागों के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न हम लोग सल्तनत काल को पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग इसको नहीं देखें वीडियो, तो जाकर वहां पे देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, गुलाम वंश सबसे पहले कौन सा आया, गुलाम वंश सल्तनत काल में आया। और ये 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा है। इसके बाद खिलजी वंश आता है, ये 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक किस वंश का शासक था, ये खिलजी वंश का शासक था। इसके बाद तुगलक वंश आता है, ये 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक जो है तुगलक वंश का शासन रहता है। इसके बाद सैयद वंश आता है, ये 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है इसका शासन रहता है, तुगलक वंश का शासक रहता है। फिर लोधी वंश आता है और 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है ये लोधी वंश का इसमें शासन रहता है। फिर विभागों की स्थिति देख लेते हैं, जैसे दीवाने मुस्त खराज। तो दीवाने मुस्त खराज किससे संबंधित है, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत किससे संबंधित है, ये नियंत्रण, बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। तो देखिए इसमें मुस्त खराज आप ध्यान रखेंगे, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवाने रियासत आप ध्यान रखेंगे, ये जो है किससे संबंधित है, बाजार नियंत्रण से संबंधित है। इसके बाद देखिए दीवाने अमीर कोही आता है, ये कृषि विभाग से संबंधित है। तो इसमें आप कोही शब्द पे ध्यान देंगे, तो कोही से और फिर कृषि को रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कृषि विभाग से। दीवाने खैरात क्या है, दान विभाग से संबंधित है। इसमें नहीं बोलते हैं कि खैरात बढ़ रही है, मतलब दान बढ़ रहा है क्या, तो इसको अगर आप इस तरह से रिलेट करेंगे तो दीवाने खैरात आपको याद आएगा, दान विभाग आपको याद आएगा, आप टिक कर सकते हैं। फिर देखिए दीवाने बंदगान है, तो ये दास विभाग है। जैसे लोग बोलते हैं अपना बंदा है, अपने बंदे हैं, तो ये जो बंदगान से आप इस पर ध्यान रखेंगे तो किससे रिलेट हो जाएगा, दासों से रिलेट हो जाएगा। वहां आप ध्यान रखेंगे अपने दास या अपने बंदे, ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आपको दास विभाग याद रहेगा। तो नीचे को ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, और इन दोनों को एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मुफ्त खराज ये राजस्व विभाग से संबंधित है, और रियासत ये बाजार नियंत्रण से संबंधित है। इसमें जो भूल सकता है दीवाने रियासत, ये रिलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको स्पेसिफिक रूप से याद कर लीजिए कि ये बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। इसके बाद सैन्य संगठन के बारे में देखते हैं। तो अब सैन्य संगठन देख लीजिए, सैन्य संगठन का कैसा था सल्तनत काल में, ये दसनों प्रणाली पर आधारित। मतलब अगर घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान होता तो उसको क्या बोलते थे, सरे खेल, क्या बोलते थे, सरे खेल। और 10 सरे खेल किसके बराबर हो जाता था, एक सिपह सलार के।
और 10 सिपह सलार मिल गए तो किसके बराबर, एक अमीर के। और इसी प्रकार 10 अमीर मिल गए तो ये एक मलिक के बराबर हो गए, और 10 मलिक मिल गए तो एक खान के बराबर हो गए, और सेना का मुख्य सेनापति कौन होता था, ये सुल्तान होता था। तो कैसे रिलेट हो जाएगा, 10 सारे खेल मिलके एक सिपह सलार बनाएंगे, और 10 सिपह सलार मिलके क्या बनाएंगे, एक अमीर। उसके बाद 10 अमीर मिलेंगे तो एक मलिक, और 10 मलिक मिलेंगे तो एक खान। तो 10-10 पे आधारित था। और याद कैसे करना है, सरे खेल सबसे नीचे है, उसके बाद सिपह सलार, फिर अमीर मलिक खान। तो ये ऊपर यहाँ तक आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, अमीर मलिक खान और सुल्तान। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरे खेल सिपह सलार, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप फिर देखिए कर निर्धारण, कर निर्धारण को देखते हैं। तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक को आप देखिए तो ये क्या है, कुरान के नियमानुसार जो है ये कर निर्धारण किया हुआ था। फिरोज तुगलक के कुरान के नियमानुसार जो है इसने कर निर्धारण किया हुआ था। 4 कर लगाने की अनुमति थी, क्या थी, खराज, जजिया, खुम्स और जकात। तो खुम्स इसमें क्या था, खुम्स लूट का जो है धन होता था, ठीक है, लूट का धन जिसको बोलते थे क्या बोलते थे, खुम्स बोलते थे। और जजिया ये क्या होता था, गैर मुसलमानों पे लगने वाला जो है इसको कर बोलते थे। कई बार इसको स्पेसिफिक रूप से ब्राह्मणों पर लगाया जाता था, तो इसलिए जजिया को आप लोग अलग से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ये गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। तो सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान था, अगर कोई किसी को गड़ा हुआ खजाना मिलता था तो उसमें राज्य का हिस्सा नहीं लेता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। और ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता है। तो सल्तनत काल के लिए आज आप आज ही की व्यवस्था याद कर सकते हैं, जिसको ग्राम प्रधान बोलते हैं या मुखिया बोलते हैं या चौधरी भी कहीं बोलते हैं। तो ग्राम प्रधान वो चौधरी उस टाइम पे यही बोला जाता था, चौधरी बोला जाता था। और छोटी इकाई जैसे आज ग्राम है, उसी प्रकार उस समय भी ग्राम हुआ करती थी। इसके बाद देखिए सल्तनत कालीन मुद्रा को देख लेते हैं। तो 2 प्रमुख मुद्राएं थी सल्तनत काल में, कौन थी, एक टंका, ये चांदी की हुआ करती थी, और एक जीतल जो कि तांबा की हुआ करती थी। ये पूछ सकता है प्रश्न कि टंका कैसी मुद्रा थी, तो ये चांदी की थी, और जीतल तांबे की। टंका और जीतल में जो संबंध होता था 1:48 का होता था। मतलब अगर चांदी के आपके पास एक मुद्रा एक टंका है तो उससे आप जो है कितना 48 जीतल आप प्राप्त कर सकते थे। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के, तो ये सिक्के फेमस है। इसमें सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित, ये खलीफा अल मुस्तसीम उसका नाम था, तो ये अंकित हुआ करता था। इसके बाद देखिए विजारत, ये विजारत को क्या थी, इस्लामी संविधान में मान्यता प्राप्त थी। एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा इसको कहाँ से ली गई, तो ये ली गई अब्बासी खलीफाओं ने फारस से इसको लिया था। और प्रथम वजीर कौन था, तो अब्बास फजल बिन अहमद। कौन था प्रथम वजीर, अब्बास फजल बिन अहमद। ये महमूद गजनवी के शासनकाल में था। तो ये बेसिकली क्या थी, विजारत मतलब क्या था, वजीर वाली जो प्रणाली थी। और इसको लिया कहाँ गया था, अब्बासी खलीफाओं ने फारस से लिया था। और प्रथम जो वजीर था वो कहाँ था, ये अब्बासी खलीफाओं ने इसको फारस से लिया था। और प्रथम वजीर कौन था, अब्बास फजल बिन अहमद, ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में था। इसका मतलब विजारत का मतलब क्या है, ये आप यहाँ से देखिए, राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था कौन होता था, वजीर होता था। और राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था, वजीर होता था। यह जो वजारत विजारत प्रणाली थी, ये सबसे ज्यादा जो फली फूली है कब, स्वर्ण काल इसका बोला जाता है तुगलक काल में। और तुगलक काल में भी ये फिरोज तुगलक के समय क्या हुई थी, सबसे चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसके बाद हम लोग जो है स्थापत्य एवं कला को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य एवं कला को देख लेते हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे शासक दिया, यहाँ पे निर्माण कार्य दिया हुआ है। तो शासकों में देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसने 3 चीजें बनवाई थी मेन जो था। एक 2.5 दिन का झोपड़ा इसको अजमेर में बनाए थे। पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ पे है, तो ये जो है अजमेर में है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ कराया था, यह भी दिल्ली में ही है। और कुतुब मीनार को पूरा कौन कराया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इसी प्रकार इल्तुतमिश से पूछेगा कि इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण कराया, तो इसने एक सुल्तान गढ़ी का निर्माण कराया, फिर हौजे शमसी का निर्माण कराया, शमसी ईदगाह का इसने निर्माण कराया, अतरकीन दरवाजा जो है इसने बनवाया था। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ शासक को निर्माण कार्य दिया हो, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का देखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो फेमस निर्माण थे कौन कौन से थे, एक तो अलाई दरवाजा था, ये फेमस था। उसके बाद जमाते खाना मस्जिद का इसने निर्माण कराया। उसके बाद हजार सितून का इसने निर्माण करा, हौज अलाई। तो जो इसमें ज्यादा फेमस है वो अलाई दरवाजा और जमाते खाना मस्जिद, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जमाते खाना के बारे में लिखा हुआ है, पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित ये प्रथम मस्जिद थी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने जमाते खाना मस्जिद निर्माण कराया था, तो ये पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित ये प्रथम क्या थी, मस्जिद थी।
इसके बाद से मुबारक शाह खिलजी, इसने क्या किया, ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। और बलबन क्या किया था, बलबन ने बलबन का मकबरा निर्माण कराया था, और यह विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था। तो ध्यान ये रखना है कि बलबन का मकबरा बलबन ने ही बनवाया था, और ये विशुद्ध इस्लामी शैली का निर्मित क्या है, प्रथम मकबरा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर कुतुब मीनार के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन पूर्ण कौन कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। बाद में इसकी चौथी मंजिल क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो चौथी मंजिल के स्थान पर क्या हुआ, दो और मंजिलों का निर्माण कराया, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने फिर निर्माण कराया। इसके बाद देखिए स्थापत्य स्थल, ये सब देख लेते हैं कि स्थल और स्थापत्य, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कुतुबुल इस्लाम जो मस्जिद थी, ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में अवस्थित है। अटाला मस्जिद ये कहाँ पे, ये जौनपुर में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में। मालवा में क्या अवस्थित है, ये जहाज महल है। और जामा मस्जिद एक है, ये कहाँ पे अवस्थित है, गुलबर्गा। देखिए दिल्ली वाली जामा मस्जिद से अलग मस्जिद है, ये भी क्या है, गुलबर्गा में अवस्थित है। इसके बाद फिर आप देखिए वास्तुशैली और संबंध राजवंश को देख लेते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। तो जैसे मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ, ये किसमें प्रारंभ हुआ, खिलजी वंश में प्रारंभ हुआ था। क्या था, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर का जो प्रयोग था। इसी प्रकार अष्टभुजी मकबरों का उदय, ये कब हुआ, अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक काल में हुआ था। और स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग जो हुआ था, ये कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य की विशेषता है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी वंश के शासकों की जो है विशेषता है। सरकी वंश का शासन था जौनपुर में। जौनपुर के किले को आप देखेंगे तो ये तिरछा झुका हुआ है, इसकी दीवार झुकी हुई है, तो यही था, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल, और इसका जो किला है, इसका द्वार क्या है, विशाल। तो ये जो विशेषता थी, ये कहाँ पे थी, ये जौनपुर के सरकी शासकों की विशेषता थी। इसके बाद फिर आप देखिए सल्तनत काल के जो और विविध फैक्ट, उसको देख लेते हैं। इधर कृति दिया हुआ है, इधर लेखक दिया हुआ है। बेसिकली यह एक प्रश्न था जो एक बार पूछा हुआ था, इसको देख लेते हैं। जवामिउल हिकायात, ये इसको, इसके लेखक कौन थे, ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी थे। कुंजुल तिजार, इसके लेखक कौन थे, बैलक अल कबायाकी। हकाई के हिंदी, इसके लेखक कौन थे, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। हकाई हकाई के हिंदी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक, इसके लेखक कौन थे, इब्न मिसकाविया। देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, ये जो है बहुत कठिन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा एक बार में याद हो जाएगा, इसको आपको एक दो बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, फिर ये याद होते हैं। और ऐसे प्रश्न बहुत कठिन स्तर के होते हैं, हार्ड लेवल के होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न ऐसे आए। हालांकि इस तरह के अगर कोई प्रश्न आ गया तो उसको याद कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रश्नों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक कठिन प्रश्न सॉल्व करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी सामग्री पढ़ते हैं, फिर जाके वो सॉल्व होता है। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण भारतीय राजवंश और संबंधित राजधानी। तो ये इस तरह से पूछता है प्रश्न, जो राजधानी मैच कराने के लिए राजवंश देता है। तो पल्लव की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, कांची। पांड्य की राजधानी क्या थी, मदुरा। यादवों की राजधानी क्या थी, यादव वंश की, ये देवगिरी थी। और काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, वारंगल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, काकतीय साम्राज्य उस टाइम पे दक्षिण भारत में प्रमुख साम्राज्य था, और इसकी राजधानी वांगड़ थी। यादव साम्राज्य भी प्रमुख साम्राज्य था दक्षिण भारत में, इसकी राजधानी देवगिरी थी। और पल्लव की कांची थी, और पांड्य की जो है, पल्लव की कांची राजधानी थी, और पांड्य की मदुरा थी। इसके बाद सल्तनत काल से संबंधित और विशेषता क्या था, अधिकांश अमीर एवं सुल्तान क्या थे, तुर्क वर्ग से संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे, ये तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सुल्तान जो है केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। अमीर क्या था, सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को संज्ञा दी गई अमीर की। इनका प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान क्या हो, अयोग्य हो, निर्बल हो, तब प्रभाव अधिक हो, अथवा अगर सुल्तान अल्पवयस्क है तो इनका प्रभाव क्या होता था, शासन पे बढ़ जाता था। शासनकाल के हिसाब से देखा जाए तो तुगलक वंश का शासक क्या था, जो सल्तनत काल में सबसे दीर्घकालिक था। और खिलजी वंश का शासन क्या था, सबसे कम समय तक था जो है। इसके बाद विभाग और कार्यविधि को देख लेते हैं। तो देखिए दीवाने अर्ज क्या था, ये सैन्य विभाग, इसको आपको याद रखना है। दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था। और दीवाने रिसालत, ये धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों को देखभाल के लिए था। दीवाने रिसालत। एक हम लोग देखे थे दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था वो। और ये क्या है, दीवाने रिसालत, ये किससे संबंधित है, धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों को देख रेख से संबंधित है। जबकि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। इसी बात देखिए दीवाने वजारत, ये वित्तीय मामलों या राजस्व मामलों से संबंधित है, हम लोग विजारत प्रणाली देखे थे। और दीवाने इंसा, ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवाने इंसा किससे संबंधित है, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के साहित्य को देख लेते हैं, साहित्य के बारे में क्या यहाँ पे प्रगति हुई थी।
देखिए अमीर खुसरो ये प्रमुख था उस टाइम पे, अमीर खुसरो। इसका मूल नाम क्या था? अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। क्या था? अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इसका जन्म कब हुआ था? ये 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में इसका जन्म हुआ था। ये तूतीय हिंद इसको बोलते थे, और यह उपाधि इसने स्वयं को दी थी, इसको कोई और नहीं दिया था, स्वयं ही अपने आप को क्या बोला था? तूतीय हिंद बोला था। इसकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। किरान उस सादेन, क्या था? किरान उस सादेन, तारीखे दिल्ली, देखिए तारीखे दिल्ली इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये पूछा हुआ प्रश्न है, खजाइन उल फुतूह किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। आशिका, यह भी प्रश्न आया हुआ, आशिका किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। नूह सिपिहिर और तुगलकनामा, तो ये भी किसकी रचनाएं हैं? ये अमीर खुसरो की। तुगलकनामा भी आपसे पूछ सकता है, तारीख दिल्ली भी पूछा जा सकता है, खजाइन उल फुतूह पूछा जा चुका है, आशिका भी ये प्रश्न आ चुका है। तो ये प्रश्न, ये सारे जो इसकी रचनाओं को आप याद रखेंगे। इसको, इसके भारतीय होने का दावा किया जाता है, यह भी कहा जाता है कि ये प्रथम जो है कन्वर्टेड मुसलमान बना था। इसके बाद जो है कव्वाली, कव्वाली को अगर देखा जाए तो ये क्या था? संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का एक क्या था? कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभ करता था कौन है? ये अमीर खुसरो ही था। फारसी काव्य शैली के सबके हिंदी का एक क्या था? जन्मदाता था। तबला एवं सितार का प्रचलन इसी ने किया हुआ था। तबला एवं सितार का प्रचलन किसने किया हुआ था? ये अमीर खुसरो ने किया था। इसके बाद इधर आप देखिए रचना दिया हुआ, इधर रचनाकार दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। तबकाते नासरी, तबकाते नासरी, इसके रचनाकार कौन थे? मिनहाज उस सिराज। कौन थे? तबकात नासरी के रचनाकार मिनहाज उस सिराज थे। तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी या शमसे सिराज अफीफ, ये दोनों दे सकता है, जियाउद्दीन बर्नी या शमसे सिराज सिराज अफीफ। तो ये एक बार तारीख फिरोज शाही पे प्रश्न दो बार बन चुका है, एक बार इसके ऑप्शन में जियाउद्दीन बर्नी था, और एक तरफ क्या था, एक दूसरी बार क्या था? शमसे सिराज अफीफ था। ये आप याद रखेंगे, ये दोनों जो है इससे रिलेटेड हैं। ताजुल मासिर, ये हसन निजामी इसके रचनाकार थे। तारीख मुबारक शाही, इसके रचनाकार कौन थे? याहिया बिन अहमद। तारीख मुबारक शाही, तो याहिया बिन अहमद। फुतूह उस सलातीन, इसके रचनाकार कौन थे? ये इसका लेखक कौन था? अब्दुल्ला मलिक इसामी। और देखिए संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये दो पुस्तकें थी, इसके रचनाकार कौन थे? राणा कुंभा थे। और फुतुहात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं स्वयं लिखा था। देखिए रिलेट कैसे, फुतुहात यहाँ भी फू से स्टार्ट हो रहा है, ये फिरोज शाही है, तो ये फिरोज शाह तुगलक से इसका नाम स्टार्ट हो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर दोनों बार फगारा तो इसको कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। वैसे एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फुतुहात फिरोज शाही, ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखिए उत्तर भारत में दक्कन के प्रांतीय राजवंश को देख लेते हैं। तो देखिए जौनपुर, सबसे पहले जौनपुर के राजाओं शासन को देख लेते हैं। तो जौनपुर में देखिए क्या था कि ये फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, जौनपुर नगर की। और नाम किसके नाम पर रखा था? जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां भी बोला जाता था, उसी की स्मृति में बताया था मोहम्मद बिन तुगलक, इसका अन्य नाम जौना खां था। इस पे क्या था? मलिक सरवर, मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। और स्वतंत्र सरकी साम्राज्य किसने क्या किया था? जो है इसकी स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना किया था। और उपाधि इसको सुल्तान से प्राप्त हुई थी, क्या उपाधि थी? मलिक उस सर्क, मलिक उस सर्क और ख्वाजा जहां, इसको उपाधि प्राप्त थी मलिक सरवर को। इसके बाद देखिए इब्राहिम शाह सरकी आता है, इब्राहिम शाह सरकी, ये सबसे महान सरकी शासक था। सरकी शैली का उदय इसी ने किया था। सरकी शैली जो स्थापत्य कला शैली हम लोग देख रहे थे कि जो तिरछी दीवारें और ढलवा दीवारें जो हैं, और उसके साथ बड़ा सा प्रवेश द्वार, तो ये जो है सरकी शैली का जनक जो है इब्राहिम शाह सरकी ने जो स्थापत्य कला निर्माण करा है, उसमें ये सरकी शैली दिखती है। और ये सिराजे हिंद की उपाधि थी, इसकी उपाधि इब्राहिम शाह सरकी की क्या थी? सिराजे हिंद, मतलब हिंद का राजा, एक तरह से सिराज हिंद, सिराज का राजा बोल सकते हैं। उसके बाद जौनपुर क्या था? भारत का सिराज बोला जाता था, तो जौनपुर के क्या बोलते थे? भारत का सिराज बोलते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए बहलोल लोधी, बहलोल लोधी क्या था? अंतिम जो है ये बहलोल लोधी आता है। बहलोल लोधी क्या करता है? अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह को क्या करता है? पराजित कर देता है, और जौनपुर को क्या करता है? पुनः सल्तनत का अंग बना लेता है। जो बहलोल लोधी जो है ये सुल्तान बनता है, तो ये क्या करता है? जौनपुर को जीत लेता है, और उसको सल्तनत का क्या करता है? अंग बना लेता है। और किसको पराजित करता है? हुसैन शाह को पराजित करता है। इसके बाद देखिए कश्मीर, कश्मीर में देखिए जैनुल आबेदीन, कश्मीर में किसका शासन था? जैनुल आबेदीन का शासन था। और इसका अन्य नाम क्या था? शाही खां था, शाही खां। इसको क्या है? कश्मीर का अकबर भी बोलते थे, और यह कश्मीर का सबसे महान शासक था। मुगल बादशाह अकबर से इसकी तुलना की जाती है। कश्मीर का अकबर बोलते थे, क्यों बोलते थे? धार्मिक उदारता के कारण, क्योंकि इसने गोहत्या पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, और जजिया कर को हटा दिया था। महाभारत राजा तरांगड़ी को इसने क्या किया था? फारसी में अनुवाद कराया था।
जैना लंका द्वीप का इसने स्थापना किया था उलर झील में। और कश्मीर का अकबर अन्नाम मैंने बता ही दिया आपको। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसने महाभारत और राजा तलंगड़ी का किसमें अनुवाद कराया था, फारसी में अनुवाद कराया था। ये पूछता है कि कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन क्या है, तो इसका क्या गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था और जजिया कर हटा दिया, तो इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए गुजरात, गुजरात में क्या था, जफर खान। जफर खान था, ये क्या था, सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बनता है। और मालवा के शासक हुसंग शाह को इसने यह क्या किया था, परास्त कर दिया था। और राजधानी कहाँ पे, धार, राजधानी धार की, उसकी राजधानी हुसंग शाह की राजधानी क्या थी, धार थी, तो उस पर अधिकार कर लिया था बाद में, लेकिन क्या किया, उसको वापस कर दिया। फिर यहाँ पे फतेह खान आता है, इसकी उपाधि थी अबुल फतेह महमूद शाह। उपाधि क्या धारण करता है, अबुल फतेह महमूद शाह। प्रसिद्ध नाम इसको महमूद बेगड़ा भी बोलते हैं। तो फतेह खां को जो क्या बोलते थे, महमूद बेगड़ा भी बोलते थे। इसने विजय किया था चंपानेर और गिरनार पे, इसने क्या किया था, विजय किया हुआ था। इसके बाद देखिए बहमनी साम्राज्य था, पहले नीचे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य बहुत प्रमुख साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य जफर खां जो है 1347 से 1358 ईस्वी तक शासन करता है और उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्या उपाधि धारण करता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। और बहमनी साम्राज्य की इसी ने नींव रखी थी, जफर खान ने। और इसकी राजधानी क्या थी, गुलबर्गा। राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में इसको इसका नया नाम जो है अहसानाबाद रखा गया। साम्राज्य को 4 तरफों या प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन 4 तरफ थे, एक तो गुलबर्गा, फिर दूसरा बीदर और दौलताबाद तथा बरार। ये 4 भागों में इसने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में 4 प्रांतों से विभाजित किए गए थे। इसके बाद उसी टाइम पे एक और शासक था जो है बीजापुर। एक और राज्य था, साम्राज्य था बीजापुर। बीजापुर की स्थापना कौन किया था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। कौन किया था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। उपाधि इसको जगत गुरु की मिली थी, जनता ने दिया था। ये भी ध्यान रखना कि जनता ने इसको जगत गुरु की उपाधि दी थी। इसका अन्य नाम अबला बाबा था, मतलब निर्धनों का मित्र। तो ये पूछेगा कि किसको अबला बाबा बोला जाता था, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। किताबे नौरस का क्या था, लेखक था। एक इसने पुस्तक लिखी थी किताबे नौरस, और नौरसपुर नगर की स्थापना भी किया था। तो किताबे नौरस या नौरसपुर नगर की स्थापना इसी ने किया था। फिर यहाँ पे देखिए स्थापक तो तत्कालीन शासक दिया तो तुगलकाबाद, ये गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बताया था। मोठ मस्जिद, इसको सिकंदर लोदी ने मियाँ भुआ वो किया था। और कीर्ति स्तंभ इंपॉर्टेंट, ये राणा कुंभा ने इसको स्थापित कराया था। फिर यहाँ पे आप देखिए ये दिया हुआ है, बहमनी राज्य जो था, बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य। तो कौन कौन से साम्राज्य थे जो बहमनी राज्य से बने हुए थे, स्वतंत्र होकर अपनी स्थापना किए हुए थे, तो कौन कौन से यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रम से। ठीक है, बीजापुर। बीजापुर भी बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। और कौन सा राजवंश स्थापित हुआ, तो आदिल शाही। यहाँ पे देखिए मैंने गलत बता दिया था, इसको देखिए, ये इब्राहिम आदिल शाह इसके शासक थे, इन्होंने स्थापना नहीं किया हुआ था। इसके एक तरह से प्रतापी शासक थे बीजापुर राजवंश के। यहाँ पे देखिए कौन बनाया था इसको, तो यूसुफ आदिल शाह बनाए थे। और यहाँ पे जो राजवंश हुआ ये आदिल शाही बोला गया। इस तरह से भी प्रश्न आता है कि बीजापुर में क्या था, आदिल शाही था कि निजाम शाही था कि कुतुब शाही था, तो क्या था, ये आदिल शाही था। ध्यान रखना, यूसुफ आदिल शाह ने चूंकि इसको बसाया था, तो आदिल शाही वंश इसको बोलते हैं। इसके बाद फिर देखिए इसी से अलग हुआ था अहमदनगर। इसका संस्थापक था मलिक अहमद, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे कौन सा राजवंश था, ये निजाम शाही राजवंश था। इसके बाद देखिए गोलकुंडा अलग हुआ था। गोलकुंडा संस्थापक कौन थे, कुली कुतुब शाह, और इसको बोला क्या जाता है, कुतुब शाही। तो अगर आपको गोलकुंडा का संस्थापक याद है कि संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, तो ये राजवंश आपको याद रहेगा कुतुब शाही। इसी प्रकार से बीदर, बीदर के संस्थापक कौन थे, अमीर अली बरीद। कौन थे, अमीर अली बरीद। तो जब आपको बरीद याद रहेंगे, अमीर अली बरीद याद रहेंगे, तो बरीद शाही भी आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कम से कम संस्थापक कौन थे, अमीर अली बरीद थे। इसी प्रकार आप बरार को देखेंगे तो बरार में संस्थापक कौन थे, फतेउल्ला इमाद शाह। कौन थे, फतेउल्ला इमाद शाह। अब इमाद शाह है तो यहाँ पे वंश कौन सा हो जाएगा, इमाद शाही हो जाएगा। तो प्रश्न बेसिकली जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि बीजापुर में क्या था, तो आदिल शाही था या निजाम शाही था या कुतुब शाही, तो बीजापुर में आदिल शाही। अहमदनगर में क्या है, तो निजाम शाही। गोलकुंडा में क्या है, तो कुतुब शाही। और बीदर में क्या है, बरीद शाही। और बरार में इमाद शाही। और ये पूछा गया संस्थापक कौन था, तो बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर मलिक अहमद, उसके बाद जो है गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, बीदर में कौन था, अमीर अली बरीद, और बरार में कौन था कि फतेउल्ला इमाद शाह या इमाद शाही। देखिए अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो। समय समय पर इसी प्रकार और वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।